मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं समक्ष भारतवर्ष के निवासियों से मुखातिब हूँ। मैं पंजाब में रहता हूँ। यहीं का जन्मा, यहीं का पला, यहीं का बड़ा हुआ। 74 साल की मेरी उम्र है। दो 2014 में बीजेपी की मोदी सरकार आई। उसके बाद इस अनपढ़, गंवार, व्यभिचारी, दुष्चरित्र, दुष्ट वृत्ति के व्यक्ति ने जो काम किए वह आप रोज अखबारों में पढ़ते हैं। इन्हीं के पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी, जिनका कभी ये अटैची उठाने के लिए आया करते थे रेलवे स्टेशन पर, वो इनके बारे में रोज बताते हैं, आप पढ़ते भी होंगे। दुष्चरित्र व्यक्ति हमारे से वोट लेके, शक्ति लेके स्त्रियों का यौन शोषण करके उनको पदवी देता है, मंत्री बनाता है। वोट हमारा है। धृष्टता ये करता है, किस किस को गनाऊं, कौन कौन सा गनाऊं, मुझे समझ नहीं आता। आज इंतहा हो गई, तो मैं मेरे प्यारे राष्ट्र के नाम संदेश देने के लिए आया हूं। बड़े शर्म की बात है, 2023 की 20 सितंबर को नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा में सर्वसम्मति से पास हो गया। 454 वोट। इसके पक्ष में पड़े और 2 वोट विपक्ष में पड़े। पास हो गया। उसके बाद अगले दिन 21 सितंबर को राज्यसभा में पास हो गया और उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा इस अधिनियम के स्वीकृति दे दी गई और यह कानून बन गया। जरा सोचिए, इस कानून को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? क्या बेईमानी थी मोदी सरकार के मन में? मैं न तो मोदी भक्त हूं, न मोदी का विरोधी हूं। मैं इस देश का एक साधारण सा नागरिक हूं। आज क्या हुआ? बंगाल वासियों, पंजाब वासियों, और अगर कहीं वोट पड़ना है अब, तो मेरी बात को गौर से समझ लेना। अपने किए गए कुकृत्यों का दंड किसी और के जिम्मे सौंपना चाहती है यह सरकार। एप्स्टीन आइसलैंड पे हरदीप पुरी गए, मोदी गए, उनका नाम है। हरदीप पुरी की बेटी का भी नाम है।
अभी क्या हुआ, अभी बंगाल में 2 दिन पहले वोटिंग हुई। और मुझे पता चला कि SIR नामक एक नया सांप निकाल लिया उन्होंने। सांप निकाला कि विदेशी लोग, बांग्लादेश के लोग बंगाल में प्रवेश कर गए। और वह बाहरी लोग हम SIR में निकाल देंगे। जैसे आपको याद होगा 2019 में इन्होंने एक कानून लेके आए थे, CAA, NRC। उसमें सभी की सांसें सूख गई थी। जिस पार्टी ने भारत की आज़ादी में, मैं सदा ही बोला करता हूं, एक चिड़ी का बलिदान भी नहीं दिया, वह पार्टी हमें प्रमाण पत्र देगी कि तुम यहाँ के बाशिंदे हो या नहीं, रहोगे या नहीं रहोगे। मैं ना हिंदू हूँ, न मुसलमान हूँ, न सिख हूँ, न ईसाई हूँ, न पादरी पारसी हूँ, न यहूदी हूँ। मैं इंसान, और इंसान को इंसानियत की भाषा ही शोभा देती है। आप ये मेरे प्रवचनों में जो भी सुनते हैं मेरे प्रवचनों को, उनमें मेरे अल्फाज अक्सर ये पाओगे। जन्म की जाति चाहे ब्राह्मण हो, लेकिन मैं ब्राह्मण हूं नहीं, मैं इंसान ही मानता हूं अपने आप को। 14 वर्षों से एक स्थान पे बैठा हूं, और 14 वर्षों से अनाज का एक दाना भी नहीं खाया। तप और तपश्चर्या में लीन हूं, उस परम पिता परमात्मा के साथ मेरी लो लगी हुई। लेकिन मैं कभी कभार बोलता भी हूं, और जब मैं बोलता हूं उसे कृपा करके ध्यान से सुन लिया करो, यह ईश्वर का फरमान हुआ करता है। बंगाल में वोट पड़ना था। आपको जानकर शायद दुख हो, या हैरानी हो, या परेशानी हो, ये आप जानते हैं। लेकिन मुझे इस बात का दुख है, अफसोस भी है कि इनके पास प्रमाण पत्र देने की, नागरिकता के प्रमाण पत्र देने की अथॉरिटी कहां से आ गई। जिस पार्टी ने, RSS ने, बीजेपी तो कल की बनी है, एक व्यक्ति की भी कुर्बानी नहीं दी, छोड़ो एक चिड़िया की भी कुर्बानी नहीं दी। आज वह बड़ी बड़ी बातें बोल रही है। हम तय करेंगे आपकी नागरिकता। मेरे प्यारे राष्ट्रवासियों, 91 लाख वोटर्स काट दिए गए। ऐसे ही बिहार में भी वोटर्स की संख्या काट दी गई थी। निश्चित ही कुछ लोग इन 5 सालों के दौरान मर गए होंगे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या 3,60,00,000 लोगों में 91 लाख लोग मर गए? अभी हमारे
अमित शाह जी जो तड़ी पार कहलाते हैं 3 महीने को जेल के भीतर रहे हैं। 2002 में सुप्रीम कोर्ट में इन दोनों आदमियों के खिलाफ यह कहकर कमेंट किया था कि यह व्यक्ति सभ्य समाज में रहने के योग्य नहीं। मिस्टर नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों गुजरात से हैं। 91 लाख वोटर्स का हट जाना, और यह कुकृत्य किसने किया है? ये कुकृत्य किया है मिस्टर ज्ञानेश कुमार, जो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन जरा सोचिएगा। फिर तो 1 अरब वोटर में 30 करोड़ वोटर घट गए। अगर तीसरा हिस्सा मर जाता है, यह पार्टी शुरू से ही बदमाशियों पर उतर रही है। मैं तुम्हें इनकी बदमाशियां गिनाने नहीं आया, मैं तुमसे एक बात बताने आया हूं कि अगर तुम्हारा वोट देने का अधिकार नहीं इस देश में, तो एक बात पक्की है कि तुम इस भारत के बाशिंदे नहीं। इसी बेस को लेकर आज नहीं कल तुम्हें इस देश से निकाल दिया जाएगा। यहां की फौज तुम्हें उठाएगी और बॉर्डर के पार पटक देगी। किसी को बांग्लादेशी कह के, अब पंजाब के भी इलेक्शन आने हैं कल को, अब इसके बाद पंजाब की बारी। ये भी बिल्कुल इलाका है जिसको हम सीमा रेखा कहते हैं, पाकिस्तान के साथ लगता है। वो इलाका भी पाकिस्तान के साथ लगता था 1971 में। हिंद पाक युद्ध में इंदिरा गांधी ने अलग कर दिया था और बांग्लादेश का निर्माण कर दिया था। ये तर्क देते हैं कि वहां से घुसपैठी आ जाती है। जरा सोचिए, 20 लाख फौज तुमने झक मारने के लिए रखी है क्या? अगर लाखों की तादाद में 90 लाख लोग घुसपैठिए घुस गए, तो तुम्हारी फौज, हमारी फौज जो हमारी रक्षा करती है, वो झक मार रही थी क्या? वो सो रही थी क्या? वो मूर्छित थी क्या? उसे पता नहीं लगा क्या? और यह जिम्मेवारी किसकी? गृह मंत्रालय की। आज तक जितने भी कांड हुए, इन्होंने कोई भी कांड का जेपीसी नहीं बैठाया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। किसी का रिजल्ट तुम्हें दिया? प्रधानमंत्री ने बताया कि पहलगाम में कौन था जो आकर हमारे 26 प्यारे प्यारे लोगों को मार गया, जो शादी के बाद कश्मीर की सैर करने गए थे। बंदर की तरह उछल कूद बहुत की, बड़े बड़े सुंदर डायलॉग बोले, लेकिन उनकी कोई कीमत ना थी।
मेरी रगों में सिंदूर दौड़ता है, साइंटिफिकली यह गलत है। अगर किसी की रगों में सिंदूर दौड़े 1 घंटे से ज़्यादा वह व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा। ऐसे ऐसे डायलॉग कह के हमारे मूर्ख प्रधानमंत्री, छठी पास प्रधानमंत्री, ठग, झूठे, चोर, बदमाश, लुटेरे, मां का गहना चुरा के बेच दिया, धर्मपत्नी के साथ 7 वायदे करके फेरे लेके छोड़ के भाग गए। ना वो कुंवारी है, ना वो तलाकशुदा है, ना वो विधवा है। ये तो उनके घर की हालात बताता है। फिर वो देश के साथ क्या खैर गुजारेगा। लेकिन मैं इन सभी बातों को कहने नहीं आया, ये तुम्हें पता ही। NRC, CAA इन्होंने बनाया, कुल मतलब इतना है कि यह घोर अयाशी करते हैं। अब यह जो ऑपरेशन लोटस में बारिश की तरह सोना लुटाया जा रहा है, यह रुपया हमारे खून पसीने की कमाई से आया। इनके बाप दादा तो चाय बेचा करते थे। विदेशी बैंकों से कर्ज लेते हैं हिंदुस्तान की 146 करोड़ आबादी दिखा के। ये कर्ज हमारे सिरों पे दिए जाते हैं। और कर्ज जितना मनमोहन सिंह छोड़ के गए थे उससे दुगने से भी ज्यादा हो गया है। तो अगर कर्ज लेके ही बुजुर्गों के द्वारा बनाई गई जायदाद जो जवाहरलाल नेहरू और बाकी प्राइम मिनिस्टर बना के गए, वो बेचकर ही तुमने अपना घर चलाना है, तो यह कोई समझदारी की बात नहीं। तुम अनपढ़ हो और तुम काम भी अनपढ़ हो जैसे ही कर रहे हो। एक बात को समझ लेना, मैं बहुत बार बोला, 10 लाख गर्दनें दी तो आज़ादी मिली। आज़ादी भीख में नहीं मिली। लोगों के बिस्तरे गर्म करने वाले 2014 में भीख में मिली होगी, हमें तो सर कटा के मिली। भीख ना मांगी है, ना ही भीख मिली। सिर कटाना पड़ा है, वो भगत सिंह हो, वो सुभाष चंद्र बोस हो, वो जतिन दा हो और राजगुरु हो, सुखदेव, वो चंद्रशेखर। मैं नतमस्तक हूं उन देश प्रेमियों के आगे जिन्होंने हमें जंजीरों से मुक्त किया और आज हम इस देश के नागरिक हैं। लेकिन एक दो गुजराती मस्टंडे सहसा ही कुछ गुंडों का जमावड़ा इकट्ठा करके अगर हमसे कहें कि तुम यहां की नागरिक नहीं हो, वोटर न होने का मतलब नागरिक न होना होता है। मित्रों फिर सुन लो, पुत्रों फिर सुन लो, बहनों फिर सुन लो, माताओं फिर सुन लो, बेटियों फिर सुन लो। अगर तुम्हें वोट देने का अधिकार नहीं है, यू आर नॉट ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। बहुत से लोग मेरे पास मैसेज आए, बंगाल के लोग मुझे बहुत सुनते हैं। बाप ने वोट डाल दिया, पुत्र का वोट गायब था। क्या बात? पुत्र बांग्लादेश से आया था,
घुसपैठिया था। पुत्र का वोट था, पुत्र वोट डाला है, उसके पिता का वोट नहीं था। क्या बात, पिता घुसपैठिया था तो फिर पुत्र घुसपैठिया कैसे नहीं हुआ? मां का वोट है, पुत्री का वोट नहीं। भाई का वोट है, दूसरे भाई का वोट नहीं। क्या ये घुसपैठिया है? इस तरह की हजारों उदाहरणें हैं, क्योंकि 91 लाख वोटर कम नहीं हो, मर गए होंगे कुछ, लेकिन इतनी तो मरने की हमारे रेशो ही नहीं है, कभी हुई ही नहीं। रेशो के हिसाब से ज्यादा 3 लाख लोग मरते हैं, तो 88 लाख कहां गए? मेरे देशवासियों, इन्होंने खूब जच कर तमाशा किया है, अय्याशी की है। माधवराव सिंधिया जैसे अमीरों को खरीदा है राजाओं, और राजा ऐसे नहीं खरीदा जाता, तुम समझदार। एक मामूली कामगार तो 10,000 में खरीद लिया गया बिहार में, लेकिन तुम क्या समझते हो कि सिंधिया, क्षमा करना, माधवराव नहीं थे, उनके पुत्र थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया। कोई गरीब नहीं है, कोई भिखारी नहीं है, जन्मजात राजशाही से संबंध। कांग्रेस से ज्यादा अपॉर्चुनिटी यहां दिखाई पड़ी। कांग्रेस की सरकार तोड़कर एमपी के अंदर सरकार बीजेपी की बना दी। ऐसे ही चलते हैं इनके ऑपरेशन लोटस। पैसा कहां से आता है? कहीं से भी घूम फिर के आता है, होता है आपके खून से पसीने की कमाई। और कोई इनको भिक्षा पत्र में पैसा नहीं डालता। मैं आपसे क्या कहने आया हूं, इसको गौर से सुनो, और इस वीडियो को जितना हो सके सारे भारतवर्ष के कोने कोने में पहुंचा दें। बंगाल में एक चरण का मतदान हो चुका है। 91 लाख वोटर काट दिए हैं ज्ञानेश कुमार ने। वह तो वक्त आने पर हिसाब मांगेंगे। और देखिए, शाह का भाई वगैरह, वो 9 और वो 13। ज्ञानेश कुमार के पास गए वो लोग जिनके वोट कट गए। ज्ञानेश कुमार बोले, ठीक है, हमने ठीक काटा, आदमी सामने खड़ा, लेकिन ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं कि सही काटा। तुम अंधे हो ज्ञानेश, बहरे हो, गूंगे हो, पागल हो, या दुष्ट हो? यह गद्दी तुम्हें दी किसने? जनता ने नहीं, यह उसी दुष्ट ने दी है जो दुष्ट अपनी दुष्टता को करते करते हीरेन्द्र पांड्या जैसे असंख्य लाशों के ऊपर चढ़ चढ़कर आज प्राइम मिनिस्टर बन गया है। और इसके साथ बराबर का बल्कि एक रत्ती ज्यादा
मोटू राम, अमित शाह, तड़ीपार, 3 महीने जिसने जेल में काटे, आज सारे भारतवर्ष से वह बदला ले रहा और 12 वर्षों से लगातार बदला ले रहा। रोज नियम बदले जाते हैं। ये नया कीर्तिमान। और एक वो बैठा हमारी सर्वोच्च पदवी के ऊपर, स्पीकर महोदय, जो निष्पक्ष रेफरी हैं। क्या सुंदर रेफरी है, कमाल। आप जैसा तो कोई भी नहीं। आपने तो हिंदुस्तान की तकदीर जगा दी। हिसाब आपसे भी होगा बडला साहब। लेकिन अभी मैं हिसाब लेने नहीं आया, अभी मैं आपको आगाह करने आया हूं कि अगर आपके हाथ में वोटिंग कार्ड नहीं है और उसकी एपिक संख्या देखना, आप साइट पर जाना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की या कुछ और ऐसी साइट्स हैं, अभी खंगाल लेना पंजाब वासियों। मैं पंजाब से ही बोल रहा हूं। क्या तुम्हारा नाम वोटिंग लिस्ट में है? अगर तुम वोटर नहीं हो तो याद रखना, तुम हिंदुस्तान के बाशिंदे नहीं, हिंदुस्तान के नागरिक नहीं। एक दिन ऐसा आएगा और वह कल होगा। कल का मतलब 10 दिन बाद भी हो सकता है, कल का मतलब 1 महीना बाद भी हो जाता है। जब फौज आएगी, सीआरपीएफ के जवान आएंगे, बीएसएफ के जवान आएंगे, तुम्हें उठाएंगे और बॉर्डर के पार फेंक देंगे। मुझे बताइएगा, 91 लाख वोटर का कट जाना किस बात का सबूत है? इन्होंने कर्ज ले लेके विदेशों से, अब इन्हें कर्ज मिलना भी बंद हो गया है। तुम देख रहे हो रोज हर व्यक्ति इसके चपेड़े तो मारता नहीं, नरेंद्र मोदी के कसर कोई छोड़ता नहीं। हिंदुस्तान की शान शौकत इसने गर्त में गिरा दी है। यहां तक कि मुरली मनोहर जोशी जैसे वरिष्ठतम नेतृत्व को कहना पड़ा कि हमें अपने आप को विश्व गुरु नहीं कहना चाहिए, है नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए। विश्व गुरु हम कभी थे, आज नहीं। लेकिन वो क्या करे, जब किसी को झूठ से प्यार हो जा, जब बोलना ही झूठ है तो तुम इनको उपदेश मत दिया करो। आपको तो धोखा इन्होंने दे दिया। लाल कृष्ण आडवाणी बड़े बड़े मानस हैं, और अगर काश वह देश के प्रधानमंत्री होते। अब 98 वर्ष के हो चुके हैं, अब तो क्या बने। 10 साल अगर वो राज करते तो आप देखते हिंदुस्तान की जीडीपी कहाँ जाती। और लड़ाई झगड़ा नहीं कराते, वो तो बेचारे रथ के ऊपर यात्रा निकालने वाले व्यक्ति हैं। मैंने उन्हें देखा जब वो गिदड़बाह में आए थे, नरेंद्र मोदी माइक उठाकर उनके मुंह के आगे लगाया करता था, सेवकों की तरह, मुलाजमों की तरह, नौकरों की तरह, और उसके चेहरे के फ्यूज उड़े होते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा। अगर तुम्हारा वोट नहीं है तो तुम भारतवर्ष के नागरिक नहीं हो। वह नागरिकता
जो 10 लाख तुम्हारे ही वृद्धों ने, एंसेस्टर्स ने गर्दनें कटवा के तुम्हें वोट डालने का अधिकार दिया, मिस्टर ज्ञानेश कुमार, तुम्हारे पास यह शक्ति या यह अधिकार किस उल्लू के पट्टे ने दिया था, यह बताओ। तुमने किस संविधान की धारा के अनुरूप आकर तुमने इतनी कटौती की, इतनी बड़ी कटौती? अगर तुम संक्षेप में सुन लो, अगर तुम्हारा वोट नहीं बना, अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लेना। अभी दूसरा चुनाव का, पश्चिमी बंगाल में चुनाव का दूसरा चरण बाकी। मैं शायद, जो मेरी बुद्धि काम कर रही है, 27 या 29 नवंबर के आसपास। आज तारीख 25 हो गई। अगर आपका नाम, अभी तो मैं पश्चिमी बंगाल के वोटर से कहूंगा जो रह गए, जिस इलाकान में अभी वोटिंग संपन्न नहीं हुई है, उनसे मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हिंदुस्तान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, जो बड़ी मुश्किल से हमारे एंसेस्टर्स ने अपनी गर्दनों को कटवाकर हमें आज़ादी दिलाई थी, उसको वो लोग उजाड़ने पे तुले हैं जिनको आज़ादी का कोई बलिदान नहीं देना पड़ा। जब मेरी सरकार आई, मैं इनके पिछले कागजात देखूं और अगर उसमें गलती पाऊंगा, इनके पिता की तस्वीर नहीं मिली, तो फिर मैं इनसे कहूंगा, पिता का नाम, ये कहेंगे दामोदर दास, मैं कहूंगा उनकी तस्वीर। अगर ये तस्वीर ना दिखा पाए तो फिर आप देखना कि हाल क्या होता है। खैर, मैं इन्हें देश निकाला तो नहीं, मैं तो इनसे हिसाब मांगूंगा। ऐसे तो भागने को फिरते ही नहीं। अगर आपका वोटिंग में वोटिंग कार्ड नहीं है, आपका वोट डालने के योग्य नहीं हो, तो आप इस देश के नागरिक नहीं हो। फिर वही हाल होगा जो अमेरिका ने पांव और हाथों में बेड़ियां डालकर जहाजों के ऊपर पंजाबियों को अमृतसर के हवाई अड्डे पर छोड़ दिया था। भूखे, बेचारे, परेशान, प्यासे, और मारपीट भी हुई उनके साथ। कसूर क्या था? कुछ नहीं था, बस वे वहां के बाशिंदे। और अगर आप यहाँ के बाशिंदे नहीं रहे तो फिर आपके साथ भी वही कुछ होने वाला है। उसी के तो भाई हैं, उसी के आगे नतमस्तक होते हैं। इजराइल इनकी फादरलैंड, भारत भूमि इनकी मदरलैंड। और मिस्टर ट्रंप इनके सर्वे सर्वा है। दुश्मनी है तो ईरान से है, दुश्मनी है तो चाइना से है, दुश्मनी है तो रशिया से। ये कैसा मूर्ख प्रधानमंत्री हमने बैठा दिया। ये गलती से हुआ या जल्दबाजी से हुआ या इसके झूठ के कारण हुआ, खैर ये बात की बात है। मैं काम की बात पे आ गया। काम की बात यह है कि अभी जाओ, पड़ताल करो,
तुम्हारा वोट है या नहीं। अगर नहीं है और तुमने प्रथम फेज में वोट नहीं डाला तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। यू विल बी थ्रोन आउट। तुम्हें घुसपैठिया कहकर बाहर फेंक दिया जाएगा। अगर तुमने वोट डाला है, अगर नहीं डाला है तो शायद अगली बार ये डाले ना दे। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, जिसके पास वोटिंग राइट है वही नागरिक माना जाएगा। यह असूल इन्होंने बनाया है, इसलिए लोगों ने डर के मारे अपनी नागरिकता का सम्मान रखने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए इतना वृहद मतदान किया। वो लोग बेचारे थे जो गाड़ी से सफर से यहाँ ऐन वक्त पे पहुंच नहीं सके। बाद में मेरे पास उनके मैसेज आए, क्या करें बाबा, देरी हो गई, वोट तो हम डालना चाहते थे। तो अगर तुमने वोट नहीं डाला तो भी कौन जाने कि पिछली बार जब वोट डाला ही नहीं, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। चाहे आपके दादा परदादे बाप दादा ने गर्दनें ही क्यों ना कटवाई, इनका कोई भरोसा नहीं। ये भगत सिंह की भाइयों को, बहनों को, चाचा ताओं को कह सकते हैं कि तुम यहाँ के सिटीजन नहीं, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है, ये अंधे हैं। इनको मुफ्त में मिल गया सब कुछ। कहती तो है भीख में मिली। यह वैश्या कहती नहीं कंगना रनौत कि आजादी तो भीख में मिली। वो तो 47 आपको खून खोलता है। अभी जाओ, अभी जाकर चुनाव आयोग से या उसकी साइट्स पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सर्च मारो, अपना नाम लिखो और जो जो कुछ हो डाटा मांगे वो लिखो और देखो क्या तुम वैलिड हो, क्या तुम इस देश के वोटर हो। अगर तुम वोटर नहीं हो तो ध्यान रखना तुम नागरिक भी नहीं। यू आर नॉट द सिटीजनशिप, वी हैव नॉट द सिटीजनशिप ऑफ दिस कंट्री। और तुम्हें किसी भी वक्त उठा के बाहर पटक दिया जाएगा। कहाँ जाओगे? भटकने से पहले मैं देश के नाम, राष्ट्र के नाम, मोदी जी ने भी एक शगुफा छोड़ा था। जो नियम कानून आप देखो, सर्च मारो कि क्या 20 सितंबर 2023 के अंदर और 21 सितंबर 2023 के अंदर लोकसभा और क्रमशः राज्यसभा में यह नारी वंदन अधिनियम पास हुआ था कि नहीं। फिर उसके बाद यह राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित हुआ था कि नहीं। फिर यह इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? क्या सब जगह इनकी मनमर्जी चलेगी? क्या ये हमारी सेवा के लिए आए हैं या हमारे खोपड़े तोड़ने के लिए आए हैं? खैर, मैं तुम्हें आगाह कर, इसके बाद में पंजाब के भी इलेक्शन आने हैं, बस यही 2-4 महीनों की बात। पंजाब का हर बच्चा जो कि नागरिक है और जिसकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है, जो वोट देने का अधिकार रखता है, वह अभी से जांच पड़ताल कर ले, अपनी वोट बना ले। अगर कहीं और वोट है तो जहां रहता है वहां बना ले। अगर तुम्हारे हाथ में वोटिंग कार्ड है तो तुम इस देश के वैलिड निवासी हो, सिटीजन। अन्यथा तुम्हें
बाहर से आया हुआ घुसपैठिया करार देके बांग्लादेश की, नेपाल की, पाकिस्तान की, श्रीलंका की, चाइना की हदूद में फेंक दिया जाए। 91 लाख, सोचो, 91 लाख। मेरे देशवासियों, क्या आप जानते हो इजराइल की कुल जनसंख्या 90 लाख है। कुल जनसंख्या 90 लाख है। जैसे कि पूरे का पूरा इजराइल इन्होंने थ्रो कर दिया हो, उठा के पटक दिया हो। स्विट्जरलैंड एक देश ऐसा है जिसकी आबादी 80 से 90 लाख है। ज्ञानेश कुमार को ये शर्म ना आई कि आपको ये ओहदा इसलिए तो नहीं दिया था कि जिन लोगों ने कुर्बानी दी थी तुम भी उस वैश्या रंडोत की तरह कहना शुरू कर दो कि यह तो मुफ्त में मिली थी और यह गद्दी भी तुम्हें मुफ्त में मिली। हमें पता है तुम अमित शाह के संगी हो, साथी हो, उसके साथ ऑफिस में तुम वर्षों से बैठे रहे। मैं तुम्हारा पुराना इतिहास जानता हूं और उसकी बू तुम मरा गए। लेकिन अब भागना मत, इससे आगे हमारे पंजाब में आओगे, बिल्कुल पंजाब में आओगे। और अभी दूसरा चरण बाकी है बंगाल। तो बंगाल के लोगों, सबसे पहले ये साफ करो कि क्या तुम वोटर हो। अगर तुम वोटर नहीं हो तो समझ लेना कल को, वो कल कभी भी हो सकता है। तुम्हें रात को नींद कैसे आ जाती है, जब चाहे तुम्हें उठा के पटक दिया जाएगा। कोई स्वतंत्रता वगैरह नहीं वोट की, तुम जब वोटर ही नहीं। असल में बात क्या है, ये इतने कर्जदार हो चुके हैं। 80 करोड़ लोगों को भोजन देना इनकी समर्था से बाहर हो गया है। और कामकाज है नहीं, रोजगार इन्होंने पैदा नहीं किए। अपनी कोठी के भीतर हाथ डाल के साहब तो एक्टिंग सीखते रहे। पुलवामा हो गया तो साहब एक्टिंग कर रहे थे, पहलगाम हो गया तो साहब विदेश की यात्रा पे थे, मणिपुर आज भी चल रहा है। विदेशों के 30 चक्कर लगाए, मणिपुर का एक चक्कर नहीं लगा। मैं तुम्हें तुम्हारा अधिकार जताने आया हूं जो तुम्हारे एंसेस्टर्स ने, इनके एंसेस्टर्स ने कुछ नहीं किया, इसलिए ये आज दावा जता रहे हैं आगे आगे होकर। फूका फूका दावा। तुम्हारे एंसेस्टर्स ने कहीं ना कहीं कुछ किया है, मैं जानता हूं, क्योंकि एक अकेला गांधी नहीं था, तुम सभी गांधी थे। हम सब ने रल मिल के इस देश को आजाद कराया। लाठियां सही, जेलों में दिन काटे, बीमार रहे, और वो भी हम कोई चार पड़े नहीं थे, सभी वरिष्ठ थे, सभी अमीर थे, धनाढ्य थे। जवाहरलाल के घर सोना बरसता था रोज। गांधी भी कम न थे, उनके पिता दीवान थे। दीवान का मतलब मुख्यमंत्री। करमचंद गांधी दीवान थे और उनके पिता उत्तम चंद गांधी दीवान थे। और दीवान की पोस्ट मुख्यमंत्री की होती। उनके घर भी कोई कमी नहीं थी, और जितने भी लोग हैं इनके घर कोई कमी नहीं थी, कोई मलंग नहीं था। सभी बरसरे शाहाना ठाठ से रह सकते थे। मखमली बिस्तरे इनके लिए सदा मौजूद रहते थे। लेकिन इन्होंने कुर्बानी चुनी और उन्होंने अयाशी
इन्होंने भी ऐयाशी, उन्हीं के तो संतान है, उन्हीं के तो डीएनए है। तो मैं तुमसे फिर उसी बात पे आ जाऊं, अभी कंफर्मेशन करो कि क्या तुम बाशिंदे हो, क्या तुम्हारे पास वोटिंग राइट है, या इन्होंने अगड़म बगड़म इगड़म बिगड़म करके तुम्हें वोट के अधिकार से वंचित कर दिया है। तो फिर अगर इन्होंने तुम्हें वोटिंग अधिकार से वंचित कर दिया है तो प्रोटेस्ट करो। अभी पंजाब में इलेक्शन डिक्लेयर हुए, ज्ञानेश कुमार की छाती में सिर मारो कि हरामखोर तूने ये किया क्या। बता, तेरे बाप ने कोई कुर्बानी दी थी, तेरे दादा ने, उसके दादा नहीं, कोई कुर्बानी नहीं। ये आरएसएस के पिल्ले हैं। लेकिन आप अपने अधिकार को व्यर्थ मत जाने दो। ये तो वो शब्द में कहता अच्छा लगता है। तुम अपने अधिकार को बनाए रखो, बरकरार रखो। अभी जाओ, अभी देख कर आओ, क्या तुम वोटर हो। अगर वोटर हो तो यहाँ के सिटीजन, सिटीजन मीन वोटर, वोटर मीन सिटीजन। अगर तुम्हें किसी भी उर्र फुर्र करके हटा दिया गया है, अपनी सरकार बनाने के ढंग से इनका तो एक ही उद्देश्य है, किसी भी प्रकार से साम दान दंड भय और इसके अतिरिक्त बेईमानी, चोरी, ठगी, लुटेरी, ईडी, ईसी, इन संस्थाओं का दुरुपयोग करके चाहे अपने पास से ये अफीम डालनी पड़े और कोई संत व्यक्ति के ऊपर ही अफीम डालनी पड़े, लेकिन ये छोड़ेंगे नहीं और हम इनको नहीं छोड़ेंगे। यह तो बराबर की टक्कर है, हम इनकी बखियां उधेड़ देंगे। तुम बरकरार रहो, इंशाअल्लाह तुम सलामत रहो। तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, ये कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इसका मतलब पता क्या है? तुम्हें समझ आती है बात? सिखों को हम यहाँ नहीं रहने देंगे क्योंकि हिंदू राष्ट्र है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिखों को बाहर कर देंगे। ईसाइयों को यहाँ नहीं रहने देंगे, तुम अपने ईसाइयत में वहां चले जाओ। आपके भी तो वहां भेज ही दिया। अमेरिका ने पाँव में हाथों में बीड़ियां डाल के भेज दिया। हम तो तुम्हें बिना बीड़ियों के भेजेंगे। ना ईसाई यहाँ रहेगा, बस बगीचे में एक ही तरह के फूल होंगे, उसमें हम तो होंगे क्यों, हम ब्राह्मण हैं। लेकिन मैं ब्राह्मण अपने आप को मानता नहीं, क्योंकि मैं उस तल को छू लिया हूं जहां भेद खत्म हो जाता है। तो ना ये ईसाई को रहने देंगे, ना बुद्ध को, ना जैन को, ना यहूदी को, ना ही पारसी को। और हिंदुओं में भी अब बात सुन लो, ये दलित को नहीं रहने देंगे। मेरी इसीलिए इच्छा थी कि मैं एक दलित व्यक्ति को या पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर घोषित करूं। उसके लिए मैं प्रयास कर भी रहा हूं, मैंने प्रयास छोड़े नहीं। सभी प्रकार से जो मेरे हाथ में है, चाहे मैं अपने एक कमरे में बैठा हूं, लेकिन यहां कमरे में बैठा बैठा मैं आपसे 1000 गुना ज्यादा काम कर सकता हूं, इसलिए मैं कमरे में बैठा। और मुझे जीने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ों की जरूरत नहीं होती। मुझे तो एक बुरकी अनाज भी नहीं चाहिए। इतने से दूध से मैं बशर कर लेता हूँ अपनी ज़िंदगी, और 14 सालों से बैठे तुम्हें जगाने आया हूँ। अध्यात्म के सारे पक्ष में बोल चुका हूँ, लेकिन बहुत से लोगों ने कहा
भूखे भजन ना होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। सिखा तो चले हो अजातम, लेकिन हम तो भूखे हैं मोदी राज में, ना तो कारोबार है, बेरोजगार हैं हम तो, ना ही हम अपना काम कर सकते हैं, कर्जदार हैं, सिर पर फर्ज हैं, कर्ज हैं, अपना मकान नहीं, किराया देना पड़ता है, अन्यथा मालिक सामान को बाहर फेंक देगा। 1000 तरह के उसने कागजात भर रखे हैं, डरते हैं। देखो, मैं तुम्हें ये बताता हूं, सरकार तो हम बदलेंगे बाद में, पहले तुम अपने वोट का अधिकार तो चेक करो कि क्या तुम वोट देने का अधिकार है तुम्हारे पास, या तुम भी ज्ञानेश कुमार जी की दुष्टता की भेंट चढ़ गए हो। और जो दूसरे चरण के वोटर हैं वो ध्यान से सुन ले मेरी बात, वो किसी भी पार्टी से संबंधित हैं और वो किसी भी पार्टी को वोट दें, इस पछड़े में मैं पढ़ना नहीं चाहता, मैं वोट नहीं मांग रहा हूं। मैं तुम्हें एक गहन सत्य से खबरदार कर रहा हूं कि तुम्हें सबसे पहला काम करके वोटिंग का अधिकार छीन के तुम्हारी नागरिकता छीनने का अधिकार है। जो सीएए के अंदर किया गया, जो एनआरसी में किया गया, चलने नहीं दिया हमने, क्योंकि हम हिंदू उनके साथ जाके खड़े हो गए। चलो कैसे करोगे, हम उनके साथ बीच में हम धरना लगा दिया तो उनकी पेश नहीं चली, यद्यपि मोटू राम ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और ये मोटू राम व्यवस्था करता है, दिमाग में खारिश होती है नरेंद्र मोदी, खारिश को ठीक करता है या तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर या यह मोटू राम, यह हल करता है। अभी अभी जाओ देखो क्या तुम वोटर के अधिकारी हो वोटिंग के। अगर अधिकारी हो तो फिर तुम यहाँ के नागरिक हो, अन्यथा तुम यहाँ के नागरिक नहीं हो, आज नहीं कल तुम्हें पटक दिया जाएगा। तुम चैन से सो ना पाओगे। अब इसके फौरन बाद पंजाबियां निकल, खैर मुझे कहने में कोई गुरेज भी ना था, लेकिन मैं कहूंगा जो पार्टी ऐसे कामों पर उतर गई, और इससे पहले कोई पार्टी ऐसे कामों पर नहीं उतरी थी। हमारी तो सनातन की सभ्यता ही ये कहती है वसुधैव कुटुंबकम, जो जी आवे सो राजी जावे, अतिथि का सत्कार, अतिथि देवो भव। हम उसको देवता के समान उसकी पूजा करते थे, और ये निकालने को फिर रहे हैं अपने ही बाशिंदों को। 91 लाख लोगों के वोट कट जाना, मरे 3 लाख, 88 लाख वोट कहाँ गए। इन्होंने हिसाब से प्रत्येक बूथ के हिसाब से वो सेट कर लिए। इतने दिन क्यों लगाते हैं ये रिजल्ट डिक्लेयर करने में? जब आप मेरे हाथ में सत्ता दोगे, मैं उसी दिन आपको रिजल्ट शाम को बता दूंगा। और मैंने ऐसे वक्त देखे, उसी दिन वोटिंग और उसी दिन शाम को रिजल्ट। क्या मुश्किल है? बांग्लादेश में क्या हुआ, नेपाल में क्या हुआ, सभी ने अपने अलग अलग गिनने होते हैं, एक ही स्थान पर थोड़ा गिनने होते हैं, और शाम को सभी के रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन बात तो ये है कि वह जो बूथ वाइज कमती बत्ती किया गया है, वैसे ईवीएम मशीनें भी तो सेट करनी पड़ेगी। तुम लाख वहां गद्दे बिठा के बैठे रहो, लेकिन ये तुम्हें चकमा दे देंगे। ये होशियार बंदे, इनका तुम्हें पता ही नहीं। इनके पास पेगासस
जैसे इजराइल को क्यों पूछते हैं, ये क्यों नाचते हैं वहां जाकर? क्योंकि उन्होंने इन्हें अपनी टेक्नोलॉजी दे दी है, भीतर बड़ी बंद सील्ड ईवीएम के भीतर ये रिजल्ट चेंज कर सकते हैं। तुम्हें मुश्किल लगेगा आज, लेकिन मुश्किल है नहीं। क्या मुश्किल है यहाँ? कुछ मुश्किल नहीं। जो आंखों से देखा नहीं जाता था कभी, वह आज के आधुनिक यंत्रों से दिखता है। जो कभी हम सोच नहीं सकते थे, जो हर्बल टेलीस्कोप देख नहीं सकती थी, उससे 10 गुना ज्यादा आज जेम्स वेब टेलीस्कोप देख रहे हैं। हम 3 ब्रह्मांडों तक देख रहे हैं आज। दुनिया बड़ी बदल गई है और दुनिया बड़ी इन्वेंशन कर गई है, लेकिन ये लोग तुम्हें अनपढ़ रख के तुम्हें उलझाना चाहते हैं, ताकि तुम्हारा दिमाग काम ही ना करे। तुम्हारा दिमाग बस महाकाल की पूजा में लगा रहे, तीर्थ स्नान में लगा रहे, राम राम राधे राधे करने में लगा रहे। ऐसे ही तुम्हें उलझाए फिरते हैं। मैं जो बात कहने चला था वो फिर सुन लो। अभी बंगाल का दूसरा चरण पड़ा है। बंगाल के पहले चरण में तो इन्होंने जो किया मुझे पता। ममता कुछ कहती रहे, सभी गफलत में है। अगले चरण में तुम भरपाई कर सकते हो अगर तुमने अपनी नागरिकता बचानी है तो, क्योंकि 91 लाख वोटिंग जो कटी है उनमें तुम हो। तुम्हारा वोट कटा है और तुम यहां हो। किसी का बाप शिकायत कर रहा, किसी की बहन शिकायत करे, किसी का भाई शिकायत कर रहा, किसी की माँ शिकायत करे, और ज्ञानचंद जी कहते मैंने ठीक किया है। अब क्या करें इसको? इसका कोई इलाज है वो आखिरी इलाज। उसके बाद एक इलाज आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इतना खल्लास हो जाएगा, इतना खस्सी हो जाएगा, ये कभी सोचा ही नहीं था। वह इतना बचकाना जवाब देता है कि मुझे उसकी प्रज्ञा पर शर्म आती है। वह क्या कहता है? वह कहता है कि देखो अब तो जो हो गया वो हो गया, लेकिन अगली बार से तुम वोट डाल पाओगे। इस बार से वोट नहीं मैं तुम डाल सकते। क्या वह चुनाव को निलंबित नहीं कर सकता था? डिले नहीं कर सकता था? चुनाव की तारीख नहीं बदल सकता था? न्याय तुम्हारे हाथ में है, तुम किस लिए गद्दी को तोड़ रहे हो? तो सीजे साहब कहते हैं शर्मा जी महाराज कि अब के तो जो कुछ हो गया मैं बड़ा खुश हूं। 92% वोटिंग हुई है भाई, होगी ही। जब एक तरफ की वोटिंग होगी तो 92 का 100% भी हो सकती है। ये तो 7-8% जो तुमने दूसरे रख दिए कि इतना गदर न मचे, वो कटी है। बाकी तो तुम्हारे अपने जल्दी से भुगत गए। बिहार में कितनी वोटिंग हुई, उसका कारण तुम्हें बाद में ही पता चला। उसका कारण भी बाद में पता चल जाए। 1.25 करोड़ स्त्रियों के खाते में 10,000 रुपये डाल दिए गए, और गरीब बिहारी 10,000 रुपये तो उसको 10 लाख के बराबर। तो उमड़ पड़ी जनता वोट देने के लिए। तुम कहते हो कि क्रांति आएगी, कोई क्रांति नहीं आई। 10वीं बार फिर वही नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार की फट्टी पोंछ दी गई। बीजेपी खुद यह दिखाना चाहती कि लोग तो हमें वोट डालते हैं, कि तुम जैसे मूर्ख हो, तुम खाना खाते नहीं। बीजेपी यह समझाने में लगी है तुम्हें कि लोग वोट हमें डालते हैं, और बाहर के मुल्क में कहते हैं लोग तो हमें वोट डालते हैं। तो लोग तो डालेंगे भाई। जब 91 लाख लोग आप जीते जी मार दोगे, और गैरों के वोटर मार दोगे, और अपने ही वोटर तुम्हें वोट करेंगे,
तो 91, 92, 93, 95% वोटिंग हो ही जाएगी, इसमें शक क्या है? तो पहला पोर्शन ये जीत गए। अब तुम कितने भी खुश रहो, लेकिन ये पहला पोर्शन जीत गए। ममता, पहला पोर्शन ये जीत गए। अगला पोर्शन तुम्हें जीतना होगा, अन्यथा तुम भी बाहर फेंक दी जाओगे। तुम किसी जेल के भीतर आराम से बैठी अतीत की बातें सोचती होगे, और तुम्हारे टीएमसी के कार्यकर्ता कितने भी जोशो खरोश में, उनकी सारी जोश खरोश ढर जाएगी जब रिजल्ट आएगा। लेकिन अभी वक्त बाकी है तुम्हारे लिए। अभी वक्त ये है कि तुम गुहार लगाओ सीजीआई के पास। लेकिन सीजीआई ने तो खुद ही कहते हैं मैं तो बहुत प्रसन्न तो होगी ही भाई जब तुम बिक गए हो। आज हर संस्था बिक गई, और मुझे कहने में कोई बुराई नहीं। आज हर संस्था बिक गई है। सीजीआई सूर्य प्रताप सिंह बिक गए, शर्मा जी बिक गए। कितने पैसे में बिके वो खुद जानते हैं। जो 92% एक तरफा वोटिंग से खुश हो रहा है, वह खुश इसलिए हो रहा है कि मेरे पैसे हजम हो गए। जो बीजेपी ने इन्होंने दिए थे यह बिक गए। ज्ञानेश कुमार तो कब के बिके हुए, और राजीव कुमार तो बिक कर फरार हो गए। लेकिन तुम चिंता ना करो राजीव कुमार, हमें पता है हम तुम्हारी गर्दन पकड़ के ग्रीस के लाएंगे। कितनी देर तक छिपते फिरते रहोगे? यह देश के साथ गद्दारी ज्यादा देर तक चलेगी। वोटिंग से जीत जाओ तुम, सारी उम्र राज करते रहो, हमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन इस तरह झूठ बोलकर, कफर तोलकर, सरे आम एक बिल 23 में पास हो गया और तुम गीती गा रहे। ये सभी औरतें मेरी बात सुन लो, इनकी फोटोज मेरे पास कैद है, जो कहती हैं कि स्त्रियां तुम्हें माफ नहीं करेंगी। तुम सुन लो, स्त्रियां हमें माफ करें ना करें, हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। हम तुम्हें ऐसा लटकाएंगे कि तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेंगी। तुम सरे आम पागल बना रहे हो। अरे क्या हुआ, हम अन्न नहीं खाते, लेकिन हम जिंदा तो हैं। हमको जीते जी मारो तो मत। आंखें हैं भाई, कमजोर हैं, लेकिन देख तो रही हैं। ऐसा जलील मत करो। मेरे बंगाली भाइयों, ये 2 ही स्टेट हैं। बिहार तो जीत गए हैं, महाराष्ट्र भी जीत गए, हरियाणा भी जीत गए, बेईमानी से जीत गए, बिल्कुल सरेआम। अब तुमने क्या करना है? तुम क्या कर सकते हो? तुम सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हो जाओ, लाखों की तादाद। तुम कहो इसको कैंसिल करो। महाराष्ट्र कैंसिल करो, हरियाणा कैंसिल करो, बिहार कैंसिल करो, क्योंकि सारा जो ज्ञानेश कुमार ने कराया वो कैंसिल करो, क्योंकि ज्ञानेश कुमार पक्षपाती है। ज्ञानेश कुमार बिका गया है, और तुम गुहार उस व्यक्ति के सामने लगाओगे जो ऑलरेडी खुद भी बिका हुआ है। देखते हैं क्या कहता है, फिर हम अगली बात करेंगे। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वोटिंग करो,
और ज़्यादा से ज़्यादा उस मात्रा में उस व्यक्ति को वोटिंग करो, उस पार्टी को वोटिंग करो। आगे से तो हम जो बना रहे हैं वो हम वोटिंग पैटर्न ही बदल देंगे। आप वोट करोगे, पार्टी को नहीं करोगे। आप वोट करोगे, अच्छे आदमी को करोगे। ऐसा हम बना रहे हैं। खैर, वो बात की बात है। कल की बात कल जाने, आज की बात अब निबड़ो। CGI के सामने खड़े हो जाओ, लाखों की तादाद में अभी बाकी। उससे कहो कि हमारे इलेक्शन कैंसिल करो, बिहार कैंसिल करो, मध्य प्रदेश कैंसिल करो, महाराष्ट्र कैंसिल करो, जो ज्ञानेश कुमार ने कराई सारी कैंसिल करो, क्योंकि यह बिका हुआ है। और बिके हुए तो आप ही हो शर्मा जी। तो देखते हैं क्या जवाब देता है। जनता के सामने मेरा संबोधन मेरे ख्याल में बहुत लंबा संबोधन हो गया है। अब मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन एक बात समझ लीजिए, अपना वोट सुनिश्चित करो, अन्यथा इन्होंने तुम्हें मृत घोषित कर दिया है। तुम फिर से आओगे, ये तुम्हें कहेंगे भूत भूत भूत। ऐसा मत होने देना। तुम जागृत हो, तुम जीवित हो, और तुम जीवित ही बने रहो इंशाअल्लाह। तुम खैर करो, तुम्हारी परमात्मा से मांगो लंबी दुआएं, उम्र बहक मत जाना। इनके झूठे वायदों में, पाखंडों में मत आ जाना। ये बदमाश हैं, ये चोर हैं, ये लुच्चे हैं, दफंग हैं। धन्यवाद।